Assalamu alaikum dear students. I am here today with Unit 3 talking about environment. We all know what our environment is. We all can define environment to some extent. All our surroundings are included in the concept environment. हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो तमाम हमारे environment का हिस्सा है, चाहे वो हमारा physical environment हो या वो लोग हों जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए आपके पास बहुत से सोर्सेज होते हैं। आइए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। जब भी हमारे पास कोई नई टर्म आए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इट। वी शुड नो हाउ डू यू डिफाइन अ कॉन्सेप्ट। एक डेफिनेशन वो मतलब है किसी भी कॉन्सेप्ट का जिसके ज़रिए कोई भी शख्स उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सके। डेफिनेशंस कई तरह के होते हैं। एक डेफिनेशन वो है जो आप किसी ऑथेंटिक डिक्शनरी से हासिल कर सकते हैं। Whenever you have to find a definition of a concept, you have to look it up in a dictionary. Just keep it in mind that the dictionary you are using is an authentic one. किसी भी authentic dictionary से आप कोई भी definition किसी भी concept के लिए हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे scholars और philosophers in a particular field होते हैं जो उन concepts को define करते हैं। हर field के अपने पढ़े लिखे और authentic scholars होते हैं जिनकी दी हुई definitions उस field को enrich करती हैं, उसके meaning में, उसके मतलब में इजाफा करती हैं। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास concept environment है तो how can we define our environment? स्क्रीन पर मौजूद definitions आपके सामने हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एनवायरनमेंट को डिफाइन करती है एज द कंडीशंस दैट इफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग और समवन, द फिजिकल कंडीशंस दैट समवन और समथिंग एग्जिस्ट इन। इसी तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक और डेफिनेशन भी देती है। याद रखिए कि ज़रूरी नहीं हर लफ्ज़ के लिए आपको डिक्शनरी में एक ही डेफिनेशन मिले। There can be more than definitions of a word of a single concept in a dictionary. Oxford University ये भी कहती है कि the natural world in which people, animals and plants live, that is their environment. ये दो definitions आपको एक authentic Oxford Dictionary से मिलते हैं। तमाम वो चीज़ें जो किसी शख्स के इर्द गिर्द हैं या वो natural world जिसमें कोई इंसान, जानवर या पौधे रहते हैं, वो उसका environment है। इसी तरह, as I told you earlier, there are scholars in particular fields that give definitions of the concepts in that field. अगर आप अपनी screens को गौर से देखें तो आखिरी definition जो यहाँ दी गई है, environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life. ये भी एक definition है जो वुडवर्थ और मार्क्स ने 1948 में अपनी किताब में दी। याद रखिए कि डेफिनेशंस को हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। डेफिनेशंस, ऑथेंटिक डेफिनेशंस वो हैं जो स्कॉलर्स या डिक्शनरीज के जरिए हासिल की जाए। वी कैन डिफाइन कॉन्सेप्ट्स इन आवर ओन वर्ड्स टू, बट देन दीज विल नॉट बी ऑथेंटिक डेफिनेशंस। ऑथेंटिक डेफिनेशंस वो हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। वी हैव टेकन 2 definitions फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 definition from the work of scholars. इसलिए जब भी आपको किसी वर्ड को डिफाइन करना हो, whenever you need a definition for a concept, either go to an authentic dictionary or look up into the works of authentic scholars in that field. Definitions के जरिए we make meaning. Definitions basically help us make sense of the world around us. There are many concepts and there are many actions for which we find definitions, which we want to make sense of. We are trying to find meaning of words and concepts. हम concepts और लफ्ज़ों के मतलब जानना चाहते हैं जिनके लिए हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। Dear students, ये याद रखें कि किसी भी लफ्ज़ का सिर्फ एक मतलब नहीं होता। There are many types of meanings that a word may have. कभी कभी कुछ वर्ड्स सिर्फ डिक्शनरी में देखने से समझ आ जाते हैं,
Those are their dictionary meanings. लेकिन क्या एक लफ्ज़ के सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग्स ही होते हैं जो उसकी सेंस बनाते हैं? No, there are other types of meanings that almost every word has. For example, sometimes a word is used in a certain context to mean something. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और मुमकिन है कि वो तरीका डिक्शनरी के अंदर मौजूद ना हो. For example, if somebody says that my child is the sun of my life with S-U-N, they mean that their child brightens their life. He brings happiness and joy into their lives. So, there are many words that symbolize some meanings. बहुत से अल्फाज कुछ दूसरे मीनिंग्स की तरफ इशारा करते हैं. ये इशारा कल्चरल भी हो सकता है, ये इशारा रिलीजियस भी हो सकता है और ये इशारा कोई नेशनल सिंबल भी हो सकता है. So many times we understand words in a certain way. For example, we might have connected rose with beauty. We might have connected rose with fragrance. We might have connected rose with love. तो ये तमाम meanings connotations हैं. These are called connotations. अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको ये वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा. What is a connotation? A connotation is that meaning of a word जो किसी कल्चर, नेशन या रिलीजन की वजह से उस वर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया गया है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि सन, S-U-N, sun, though it is a heavenly body, it is a part of a solar system, but we use that as something that gives life and joy and happiness and color to your life. Similarly, we associate a rose with beauty, with love, with fragrance that is there around us. तो लफ्ज़ों के ना सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं, but sometimes there may be connotations associated with words. बहुत सी दफ़ा बहुत से कॉनोटेशन एक लफ्ज़ के होते हैं जिसके मुताबिक उसको मीन किया जाता है, जिसके मुताबिक उसको अंडरस्टैंड किया जाता है. So this process of meaning making is very tricky. So many times there can be contextual meanings of words. Look at the use of this word on the board. Context. What is context? Context is basically those words that are around a single word. बहुत सी दफ़ा एक जुमले के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर उस लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल किया गया है, वो इस्तेमाल उस लफ्ज़ को एक ख़ास मतलब दे देता है. It is possible कि उसका वो मतलब you may not find in a dictionary. एंड मुमकिन है कि आपको वो लफ्ज़ डिक्शनरी में उस लफ्ज़ों में या उस मीनिंग में इस्तेमाल होता हुआ ना मिले. जिस तरह एक राइटर ने उसको एक ख़ास मौके पर एक ख़ास पैराग्राफ में एक ख़ास मानी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया है. सो सच मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. इसी तरह जब हम मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस को बढ़ाते हैं, आगे लेकर जाते हैं, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. आइए देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं. आप अपने सामने स्क्रीन पर सिनोनिम्स का वर्ड देख सकते हैं. सिनोनिम इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इन अ लैंग्वेज. किसी भी ज़बान के अंदर ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब किसी और लफ्ज़ के बिल्कुल एक जैसा हो या करीब करीब मिलता जुलता हो, दैट इज इट्स सिनोनिम. तमाम वो लफ्ज़ जो एक जैसे मीनिंग रखते हैं या तमाम ऐसे वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सम अदर वर्ड्स, दे आर देयर सिनोनिम्स. सो द वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स आर बेसिकली सिनोनिम्स. आपके सामने कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, for busy you can use the word engaged. For bold you can use the word adventurous. Capable means the same as able, and shut is used in a similar sense as close. Similarly, consent and permit are almost the same word. You can add another word to consent and permit, and that is allow. इजाज़त देने के लिए कंसेंट या परमिट का वर्ड यूज़ होता है, जैसा कि अलाउ का वर्ड यूज़ होता है.
ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड का एक ही सिनोनिम हो. Many words can mean the same. But dear students, always remember that though some of these synonyms can be used instead of each other in a same sentence, but then there are synonyms that may mean the same, but you cannot use them instead of the other word in a certain context. Look at this group of words, this pair of words that I am writing. These are two words that may mean the same, reply and answer. These two words can act as synonyms. दोनों का मतलब जवाब देना है. लेकिन क्या हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने क्वेश्चन पेपर में ये लिखा देखा है, रिप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस? या कभी आपने अपने किसी दोस्त को यूं लिखा है कि आंसर टू माई मैसेज? You would hardly have seen these occasions. Why? Because reply and answer may mean the same, but they are not used in the same sense. Reply आप यूज करते हैं जहां आपने किसी से कोई सवाल पूछा कॉन्वर्सेशन के अंदर और उसने आपको जवाब दिया, जबकि जब आप ऑन पेपर जवाब देते हैं कागज़ के ऊपर एग्जामिनेशन में या अपनी होमवर्क नोटबुक्स में, तो आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं. So, though reply and answer mean the same, but then they are used in certain contexts. Similarly, कुछ लफ्ज़ synonyms में ऐसे होते हैं जो बहुत polite होते हैं. There are other words that are used in more informal situations. I hope you remember formal and informal and you understand the difference between the two because we discussed it in one of our prior units. We said formal is when you are speaking to strangers and when you are talking to people who are not very close to you. On the other hand, you are in an informal situation and you use informal expressions when you are among your friends and people who are very close to you. तो बहुत से words एक ही conversation में बहुत से words एक ही मीनिंग के साथ ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, और उन्हीं वर्ड्स के साथ कुछ सिनोनिम्स ऐसे होते हैं जिनको आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. दोनों सूरतों में उनका मीनिंग एक जैसा होगा. सो इट मीन्स you now understand two things about synonyms. One, not that every word has one synonym. There may be a lot of words. There may be many words that serve as a synonym for one word. Two, you must understand that different words that mean the same may be used in different types of contexts, in different writings, on different occasions. Sometimes it may be the formality or informality of the occasion that decides which word to use and which not to use. For example, if you are writing an email, a formal email to your officers or to your colleagues or to your employer, or even if you are only writing a simple message to your employer, it would be good to use word engaged instead of busy. But if you are writing to your family or your friends and you want to tell them that you are busy, that would not make it any more informal. It will still remain a polite word. आपके सामने जो स्क्रीन इस वक्त मौजूद है वो आपको antonyms के बारे में बता रही है. Antonyms are words that are opposite in meaning to one another. वही लफ्ज़ जो आपने synonyms में देखे अब आपके सामने antonyms में मौजूद हैं. Busy का एंटोनिम है lazy, bold, timid, capable, incompetent, consent, disagree, shut, open. So these words in the column on the right are antonyms to the words in the left column. Again, always remember, antonyms may be in a group, they may exist in a group. I mean, there may be more than one antonym of one word. Not that each word carries one antonym only. There may be many words that can serve as an antonym to one word. And again, you must remember that there are situations where you use one word and you do not use another. It may be formality or informality of the conversation. It may be the occasion, the kind of occasion it is. हमेशा याद रखें कि बहुत सी दफ़ा
चाहे जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस हो सकता है कि दे आर वेरी क्लोज टू यू एंड यू स्पीक टू देम और यू स्टैंड टू देम इन एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप, आपके बहुत करीबी दोस्त। लेकिन कभी कभी मौका ऐसा होता है कि आपको अपने बहुत करीबी दोस्तों से भी फॉर्मली बात करनी होती है, जैसा कि if you are speaking to them in a classroom in the presence of a teacher, or you are speaking to them at a funeral. Now what happens? You are very formal even to the people who stand in an informal relationship with you. So the words you choose to speak to people are very, very important. They are sometimes appropriate, and at other times they may not be appropriate. So the thing is that whenever you are using a certain word, or you are using its meaning, or you are using its synonyms or antonyms, you have to be very careful in their usage. तो ये तो थे लफ्ज़ों के definitions, उनका meaning, उनके synonyms, उनके antonyms और उनका इस्तेमाल. You see, we may have a lot of words in our vocabulary, but if we do not know when and where to use them correctly, then they are not a part of our working vocabulary. Choice of words is very, very important when it comes to making effective communication. आप जब भी effective written या spoken communication करते हैं, उसमें आपका choice of words एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. आप तभी appropriate use of word कर सकेंगे जब आपको उसकी definition के साथ साथ, उसके meaning के साथ साथ, उसके इस्तेमाल के बारे में भी पता होगा. ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा synonym इस्तेमाल कर लें किसी formal situation में जिसके meanings formality को accord नहीं करते. तो आपका word जितना भी अच्छा, जितना भी unique क्यों ना हो, उस situation के साथ मुताक़त ना रखने के लिए अच्छा असर नहीं रखेगा. So dear students, you learned today how to define words. What is the role that good definitions, authentic definitions from dictionaries and scholars in that field matter. आपने सीखा कि मीनिंग्स कितनी अहमियत रखते हैं और क्या एक लफ्ज़ का एक ही मीनिंग हो सकता है, क्या एक लफ्ज़ का एक ही ऑपोजिट हो सकता है, या बहुत से ऑपोजिट्स और बहुत से वर्ड्स एक ही मीनिंग के साथ एसोशिएट हो सकते हैं. अब ये आप पर है कि जब भी आप चॉइस ऑफ वर्ड्स करें तो ऐसा करें कि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें. इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया.